अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सोशल कंट्रैक्ट और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल कंट्रैक्ट एंड द फीचर्स ऑफ द सोशल कंट्रैक्ट। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, हम इस डिस्कशन का आगाज़ इस क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं कि हु प्रपोज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कौन से वो पॉलिटिकल फिलासफर्स हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है पेश की है, या वो कौन लोग हैं जिनको सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो है वो कहा जाता है। आल्दो सिमिलर आइडियाज़ कैन बी ट्रेस्ड टू द ग्रीक सोफिस्ट। तो अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है दुनिया की उसके अंदर ट्रेस किया जाए, तो ये सिलसिला जो है ये जो एंशियंट ग्रीक सोफिस्ट थे, जो फस्ताई स्कूल ऑफ थाट था, जो सोफिस्ट स्कूल ऑफ थाट था, वहाँ तक जो है इसकी कड़ियाँ जो है मिल जाती हैं। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज had their greatest currency in the 17th and 18th centuries and rare associated with the English philosophers Thomas Hobbes, John Locke and Jean Jacques Rousseau। तो जदीद दुनिया के अंदर जो है, ये मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जिन लोगों ने पेश की है, उसमें तीन नाम काबिल ज़िक्र हैं। थॉमस हॉब्स का नाम है, जॉन लॉक है और रूसो है। इन तीनों लोगों को जो है सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट भी कहा जाता है और इनका तल्लुक जो है वो 17th और 18th सेंचुरी के साथ है। और ये जो सेंचुरीज़ हैं, इसको लिबरलिज़म भी इसी दौर के अंदर डेवलप होता है और ख़ास तौर पे जो है ये सेंचुरी जो है इसको इनलाइटनमेंट के हवाले से भी जो है देखा जाता है। तो जब यूरोप के अंदर जो है इनलाइटनमेंट की मूवमेंट शुरू हुई और उसी दौर के अंदर जो है कमोबेश सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ये थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने और रूसो ने पेश की है। इसके ऊपर सबसे पहला काम जो है वो जॉन लॉक ने किया है, उसके बाद फिर सबसे पहला काम थॉमस हॉब्स ने किया है, फिर जॉन लॉक का नंबर है और उसके बाद जो है वो रूसो का नंबर है। तो आइए इसको आगे लेकर चलते हैं। According to the theory of the social contract, the law and political order are not natural and divine, but they have been created by humans। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का बेसिकली थीम है कि अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, लॉस एंड पॉलिटिकल ऑर्डर आर नॉट नेचुरल एंड डिवाइन। यानी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो ये कहती है कि जो कवानीन हैं, जो लॉस हैं या जो रूल्स हैं और जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, डेट इज़ नॉट नेचुरल एंड डिवाइन। ना तो ये नेचुरल है और ना ही ये खुदा का दिया हुआ निज़ाम है। क्या है ये? बट हैव बिन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। तो ये इंसानों का बनाया हुआ निज़ाम है। जो स्टेट है, रियासत जो है, उसको ना तो खुदा ने तख्लीक किया है, ना ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, बल्कि स्टेट जो है ये क्या है? ये एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है और इसको इंसानों ने जो है वो तख्लीक किया है। यानी इंसानों ने, इंडिविजुअल्स ने आपस में मिलकर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जो है रियासत जैसा अदारा, हुकूमत जैसा अदारा कायम हुआ है, पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ है और जो लॉज हैं, जो रियासत के जो लॉज होते हैं वो डेवलप हुए हैं। तो चाहे वो पॉलिटिकल लॉज हैं, सोशल हैं, जो भी उनके नेचर है, और जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, आर नॉट नेचुरल एंड डिवाइन। ये नेचुरल और डिवाइन नहीं है, बट हैव बिन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो ये इंडिविजुअल्स के, इंसानों के बनाए हुए हैं। यानी कवानीन का खालिक जो है वो इंसान है और रियासत भी इंसान ने तख्लीक की है और रियासत के अंदर जितने भी इदारे काम कर रहे हैं वो भी इंसानी इदारे हैं। तो ये बेसिकली जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का थीम है कि लॉस एंड पॉलिटिकल ऑर्डर आर नॉट नेचुरल एंड डिवाइन बट हैव बिन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। और नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज theorized by Thomas Hobbes, John Locke and Rousseau is an agreement between citizens to form an organized society। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सोसाइटी से मुराद है स्टेट। रियासत जो है, जो स्टेट है, उससे रियासत के क्या, ये नेक्स्ट हम एक स्लाइड के अंदर डिस्कस भी करेंगे। तो रियासत के आगाज़ से पहले का जो दौर है उसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, जो कि एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी। जो स्टेट ऑफ नेचर जो है वो क्या थी? वो अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी और अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी। लेकिन जो रियासत है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी होती है
एक सिविलाइज सोसाइटी होती है। सिविलाइज सोसाइटी से मुराद या ऑर्गेनाइज सोसाइटी से मुराद होता है जिसको बाकायदा तौर पे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, किसी सिस्टम के मुताबिक जो है चलाया जाता हो, और उसमें बाकायदा जो है वो हुक्मरान हों और उनके जो है जिन लोगों के ऊपर हुकूमत की जाती है उनके दरमियान जो है एक कंट्रैक्ट हो। तो सोशल कंट्रैक्ट क्या कहते हैं? इज़ एन एग्रीमेंट। तो सोशल कंट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट जो है वो दो पार्टियों के दरमियान होता है। तो सोशल कंट्रैक्ट दो पार्टियों के दरमियान यानी हुकूमत करने वालों और जिनके ऊपर हुकूमत की जाती है यानी रूलर्स एंड रूल्ड, दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन सिटीजन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी। तो जब सोशल कंट्रैक्ट हुआ तो जो इंडिविजुअल्स थे उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ कि वो एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी कायम करेंगे। तो जब ऑर्गेनाइज सोसाइटी के क़याम की बात हुई तो उस सोसाइटी के क़याम से पहले का जो दौर है उसको कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। ये आपने याद रखना है, उसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। अब स्टेट ऑफ नेचर में और ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर फ़र्क ये है कि जो स्टेट ऑफ नेचर होती है, जैसे कि मैंने ये भी कहा कि अनऑर्गेनाइज सोसाइटी थी वो और अनसिविलाइज थी। उसमें जो आप मुहावरा कहते हैं कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून था। यानी हर शख्स जो है वो अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी विल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था। जितनी जिसकी ताकत होती थी, जो उसका इंटरेस्ट होता था, उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता था। तो उसमें उस स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो है ना तो कोई रूल्स थे, ना कोई लॉज थे, ना कोई गवर्नमेंट थी और ना ही कोई ऐसा अदारा था जो लोगों को कंट्रोल कर सके। हर शख्स अपनी ताकत के मुताबिक और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था। फिर क्या हुआ कि जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो उस लाइफ से आजिज़ आ गए, तंग आ गए, और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के नतीजे में एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी कायम हुई। और वो जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी है उसको हम स्टेट कहते हैं। यानी ऑर्गेनाइज सोसाइटी से स्टेट क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है, यानी बाकायदा तौर पे उसके लॉज हैं और लॉज के मुताबिक जो है रियासत का डिसिप्लिन जो है, निज़ाम जो है वो चलाया जाता है। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी कायम की विच relies on the right to secure mutual protection and security। अब जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी है which relies on the right to secure the natural secure the mutual protection and security। तो बेसिकली उसके नतीजे में क्या है कि एक जो कंट्रैक्ट हुआ उसमें एक बाहमी तहफ़्फ़ुज़ का और बाहमी सिक्योरिटी का जो है एक निज़ाम जो था, डिसिप्लिन, एक सिस्टम डेवलप हुआ था। तो वो उस ऑर्गेनाइज सोसाइटी का मतलब ये है उसमें हम जो है मुश्तरका तौर पे एक महफूज ज़िंदगी जो है वो बसर करेंगे। The next study, the concept of the social contract was first developed during the Enlightenment, a 17th सेंचुरी। तो ये जो 17th सेंचुरी का जो इरा है और जो 18th सेंचुरी का दौर है इसको इनलाइटनमेंट का दौर भी कहा जाता है। और इसी दौर के अंदर जो है थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने और रूसो जो हैं इन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेश की है। तो ये 17th सेंचुरी फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट इन यूरोप। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है बेसिकली एक फिलोसफिकल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो कि 17th सेंचुरी के अंदर और 18th सेंचुरी के अंदर जो है इसको ट्रेस किया जाता है। और यही दौर जो है इनलाइटनमेंट थ्योरी का भी है, इनलाइटनमेंट दौर का भी है। तो वो ये दोनों जो स्कूल ऑफ थाट हैं, सोशल कंटेक्चुअलिस्ट स्कूल ऑफ थाट जो है और जो इनलाइटनमेंट स्कूल ऑफ थाट है, इनकी जो डेवलपमेंट है वो एक ही इरा के अंदर हुई है। दोबारा देखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट was first developed during the Enlightenment, a 17th century philosophical and political movement in Europe। तो ये जो 17th सेंचुरी है ये दौर जो है इसको यूरोप के अंदर जो है एक इनलाइटनमेंट का दौर भी कहा जाता है और इसको एक फ़िलोसफिकल मूवमेंट का दौर भी कहा जाता है। और इसमें एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी चली जिसमें यूरोप के अंदर जो है जो एक चेंज आई पॉलिटिकली, जो है जो उनकी जो बादशाहतें थीं उनके अगेंस्ट जो है एक तब्दीली रूनुमा हुई। और इस दौर के अंदर जो है वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसकी बुनियाद जो थी वो रखी गई थी। और नेक्स्ट है जी, ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स। यानी ये बात पहले होगी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? इंडिविजुअल्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में या उस एग्रीमेंट के नतीजे में एक स्टेट कायम हुई, ऑर्गेनाइज सोसाइटी कायम हुई जिसको हम स्टेट कहते हैं, सॉवरेन स्टेट कहते हैं। तो
ये वो कॉन्ट्रैक्ट है या ये वो एग्रीमेंट है जिसके नतीजे में एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी की बुनियाद रखी गई, और वो वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी जो है वो स्टेट कहलाती है। और उस वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी के क़याम से पहले का जो दौर है उसको स्टेट ऑफ नेचर का दौर कहते हैं, जिसमें हर शख्स अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था। तो जब ये वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी यानी स्टेट कायम होगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में, तो फिर क्या हुआ इसको देखते हैं। ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स टू लिव पीसफुली। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, मकसद क्या था, क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पेश आई? तो पहला क्या है, टू लिव पीसफुल। तो पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि जो स्टेट ऑफ नेचर थी, जिसमें जिसको हम फितरी हालत का ज़माना कह सकते हैं या स्टेट ऑफ नेचर का दौर जो है, उसमें पीस नहीं था, उसमें खौफ था। और थॉमस हॉब्स तो ये कहता है कि रियासत जो है वो बेसिकली खौफ की पैदावार है। तो जो स्टेट ऑफ नेचर का दौर था उसमें हर शख्स चूँकि मनमर्जी करता था, हर शख्स की जितनी ताकत होती थी उसके मुताबिक वो अपनी जो ज़रूरियात पूरी करता था। तो एक खौफ था, हर शख्स दूसरे शख्स से खौफज़दा था कि वो उसको ख़त्म कर देगा। तो उस खौफ से निकलने के लिए जो है एक जब अमन की ख्वाहिश पैदा हुई, एक पीसफुल लाइफ की ख्वाहिश पैदा हुई, तो उन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जो है एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी कायम की। तो जो बेसिकली जो लॉस होते हैं ये सोसाइटी को जो है वो पीसफुल रखने में जो है बड़े मुआवन जो हम साबित होते हैं। तो फिर उन्होंने पहले क्या था, उनकी जो मर्ज़ी होती थी वहीं उनका लॉ होता था, यानी लेकिन जब रियासत कायम होगी तो रियासत के अंदर जो है जो लॉस थे फिर वो किसी एक शख्स की मर्ज़ी के ऊपर नहीं थे, वो कलेक्टिव लॉस बनाया गया रियासत के तमाम शहरियों के लिए जो है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है सबके लिए यकसा कवानीन बनाए गए, और सब लोगों को कहा गया कि वो इन कवानीन को फॉलो करेंगे और इनको जो है ओबे करेंगे। तो पीसफुल लाइफ जो है ये इसका पहला जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2 आते हैं, टू रिस्पेक्ट वन एंड अदर्स राइट्स। इसमें जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें ये लोग लिखते हैं कि उसमें हर इंडिविजुअल जो है, हर फ़र्द जो है वो दूसरे शख्स के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं आपके हक़ में अपने हुकूक से दस्तबरदार होता हूँ, और दूसरा शख्स भी कहता है कि मैं भी आपके हक़ में अपने हुकूक से दस्तबरदार होता हूँ। तो ये बेसिकली जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो कंसेप्ट था ये वहाँ से डेवलप होता है, यानी हर शख्स दूसरे शख्स के राइट्स का एहतराम करेगा, यानी वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी नहीं गुजारेगा बल्कि दूसरे का भी ख्याल रखेगा। तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि टू रिस्पेक्ट वन एंड अदर्स राइट्स। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जो एक नई तब्दीली रूनुमा हुई वो ये था कि हर फ़र्द जो है वो दूसरों के हुकूक का भी एहतराम करेगा, वो सिर्फ़ अपनी ज़ात को मद्देनज़र नहीं रखेगा बल्कि वो एक कलेक्टिव लाइफ का हिस्सा बन जाएगा, जिसमें हर शख्स जो है वो दूसरों के राइट्स का भी एहतराम करेगा। जहाँ पे उसके अपने राइट्स होंगे वहाँ पे दूसरों के भी राइट्स हैं और दूसरों के राइट्स का एहतराम करना होगा। और अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसके लॉस थे कि अगर वो दूसरों के राइट्स का एहतराम नहीं करता तो फिर रियासत के जो कवानीन होंगे वो उसको मजबूर करेंगे कि वो दूसरों के राइट्स का एहतराम करे। नंबर 3 पे आते हैं, टू ओबे द लॉस ऑफ द कंट्री आर कम्युनिटी। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जब वो स्टेट ऑफ नेचर में रह रहा था तो उसमें वो अपनी मर्जी करता था, लेकिन जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी यानी रियासत कायम होगी, तो फिर क्या था कि वो उस रियासत को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो लॉस बनाएगी, और उन लॉस होंगे जो रियासत की तरफ से बनाए जाएंगे उनका एहतराम जो है वो सब लोग जो है करेंगे, टू ओबे द लॉस ऑफ द कंट्री एंड कम्युनिटी। तो जो सोसाइटी है या जो स्टेट है, जो पॉलिटिकल सोसाइटी होगी या पॉलिटिकल कम्युनिटी है या जिसको स्टेट कहा जा सकता है, तमाम लोग जो हैं उसके बनाए हुए कवानीन का एहतराम कर दो। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के 3 ऑब्जेक्टिव हो गए, टू ओबे द लॉस, जी, टू ओबे द लॉस, टू रिस्पेक्ट वन अदर्स राइट्स एंड टू ओबे द लॉस ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। और नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास कौन सी स्लाइड है। 17th सेंचुरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट बिलीव दैट ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न विद राइट्स। तो 17th सेंचुरी के अंदर जो है जब यूरोप के अंदर जो है इनलाइटनमेंट मूवमेंट चली और उसके अंदर जो है ये कंसेप्ट पैदा हुआ, ये सोच और फिक्र पैदा हुई यूरोप के अंदर के कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न विद राइट्स, कि तमाम इंसान जो हैं जब पैदा होते हैं तो वो बाई बर्थ उनको कुछ राइट्स हासिल हो जाते हैं, यानी कुछ हुकूक ऐसे हैं
कि जो आपको स्टेट देती है, लेकिन कुछ हुकूक ऐसे हैं जो इंसान पैदाइशी तौर पे वो हुकूक हासिल करके पैदा होता है। यानी जैसे ही वो पैदा होता है तो उसको बहुत सारे हुकूक जो हैं वो खुद ब खुद हासिल हो जाते हैं, जो कि उसके फितरी हुकूक हैं और बाई नेचर उसको जो है हासिल हैं। मसलन वो कौन से हैं? द राइट टू लिव, ये उसका बाई बर्थ राइट है कि जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसको ये राइट हासिल हो जाता है कि उसका इंडिविजुअल राइट है कि वो ज़िंदगी गुजार सकता है, ज़िंदा रह सकता है, ज़िंदा रहना उसका हक है। लिहाजा कोई भी शख्स जो है उसकी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो राइट टू लिव है, ये क्या है? ये उस शख्स का वो इस हक के साथ पैदा होता है। यानी ये हक उसको, ये नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसको हक देते हैं या रियासत उसको हक देती है, बल्कि रियासत का काम ये है कि जिस हक को, यानी राइट टू लिव लेकर वो पैदा हो रखा है, तो स्टेट उसको प्रोटेक्ट करे और बाकी लोग उसके इस राइट का एहतराम करें। कोई भी शख्स जो है उसके हक़ ज़िंदगी के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता, उसकी ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और स्टेट भी उसकी ज़िंदगी को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि रियासत उसकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है। यानी जो स्टेट होती है, वो जितने भी उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, सिटीज़न्स रहते हैं, वो उनकी जान यानी उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन की जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो राइट टू लिव जो है वो क्या है? ये इंसान अपना हक लेकर पैदा होता है। नंबर 2, द राइट टू मेक जजमेंट्स। तो हर शख्स जो है उस वो ये राइट लेकर पैदा होता है, कोई जजमेंट दे सकता है, वो अच्छाई और बुराई के दरमियान उसको तमीज़ करने की जो है वो उस ये है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो ये भी उसको जो है राइट हासिल है। तो राइट टू मेक जजमेंट्स, राइट टू बी सिक्योर, तहफ़्फ़ुज़ का हक है, उसकी जान, माल, ज़िंदगी, इज़्ज़त उसकी उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए कि कोई शख्स जो है उसके मामलात के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, और अगर करता है तो फिर स्टेट जो है वो उस शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेगी, और जो शख्स दूसरे के मामलात के अंदर मुदाखलत करके उसकी ज़िंदगी को इनसिक्योर करता है, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेगी। तो राइट टू सिक्योर जो है ये भी उसको हासिल है। और नेक्स्ट है प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, द राइट टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, जायदाद का तहफ़्फ़ुज़। तो ये जो जायदाद रखना है ये भी नेचुरल राइट है, ये इंसान की फितरत में शामिल है। और राइट टू प्रॉपर्टी जो है, यानी एक राइट क्या है? ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का हक है। दूसरा राइट क्या है कि अपनी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का उसको हक हासिल है। और तीसरा है कि राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको जायदाद बनाने का हक हासिल है, जायदाद ख़रीदने का हक हासिल है, और अपनी जायदाद को, अपनी प्रॉपर्टी को वो सेल करके उसको अपनी किसी दूसरी ज़रूरत को पूरा करने का भी हक रखता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये क्या है? ये एक नेचुरल राइट है। इसलिए जो है ये जो कम्युनिज़्म है इसके अंदर चूँकि राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, और कैपिटलिज़्म के अंदर जो है राइट टू प्रॉपर्टी दिया जाता है, तो कम्युनिज़्म जो फ्लॉप हुआ, जो नाकाम हुआ, उसकी एक वजह ये भी है कि इसके मतलब ये कहा जाता है क्योंकि कम्युनिज़्म जो है ये इंसान को, इंडिविजुअल को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं देता। ये राइट टू प्रॉपर्टी किसके पास है? तमाम राइट्स जो हैं वो स्टेट के पास होते हैं। किसी भी शख्स को जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप की जो है वो हक हासिल नहीं है। तो इसलिए जो है वो, चूँकि इसको अननेचुरल कहा गया, इसलिए जो है वो जो है वो सिस्टम नाकाम हुआ, और उसके मुकाबले में जो कैपिटलिज़्म है वो इंसान को जो है राइट टू प्रॉपर्टी देता है। और इसलिए दुनिया के अंदर जो है जो एक गालिब निज़ाम के तौर पे देखा जाता है वो कैपिटलिज़्म को देखा जाता है। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसने क्या किया? उसने राइट टू प्रॉपर्टी को भी जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया है। नेक्स्ट है जी, लास्ट है द राइट टू परस्यू हैप्पीनेस। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये था कि राइट टू परस्यू हैप्पीनेस, कि वो जो हैप्पीनेस है हर इंसान को ये हक हासिल है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, एक अपने जो प्लेयर हैं उनको गेन कर सकता है, और ये उसका हक है। और रियासत जो है उसको इस सिलसिले में एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोवाइड करेगी जिसके अंदर वो अपने इस राइट को एंजॉय कर सकता हो। तो दोबारा इसको देखिएगा, 17th सेंचुरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज बिलीव डैट ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न विद राइट्स, और वो राइट्स मैंने आपको बता दी हैं, राइट टू लिव, राइट टू मेक जजमेंट, राइट टू स्कोर, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू परस्यू हैप्पीनेस। तो ये जो राइट्स हैं, इन ये जो है ये उसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जो है वो हासिल हुए हैं। और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं जी क्या हमारे पास जी। यहाँ पे आई थिंक इस वीडियो का अख्ताम होता है जी। अभी एक इसमें है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर ह्यूमन बीइंग्स एग्री टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट दे आर इन ए स्टेट ऑफ नेचर,
are in a state in which they have no protections from the obligations of society। तो ये मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ कि स्टेट ऑफ नेचर और दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइज सोसाइटी। स्टेट ऑफ नेचर और ऑर्गेनाइज सोसाइटी, जिसको ऑर्गेनाइज सोसाइटी को क्या कहते हैं, रियासत कहते हैं, हम आज के दौर में स्टेट कहते हैं। तो जब रियासत कायम नहीं हुई थी, यानी जब इंसान ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, जब रियासत ने स्टेट जैसा अदारा नहीं कायम किया था, जब उसने गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, जब उसने अपने ऊपर हुक्मरान जो हैं वो नहीं बनाए थे, तो उस वक़्त, उससे पहले का जो दौर है उसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है कि हर शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी विल के मुताबिक और अपनी ताकत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, यानी जो उसके जी में आता है वो करता है स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। लेकिन जब ऑर्गेनाइज सोसाइटी कायम हो गई, रियासत कायम हो गई, तो रियासत में हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते। रियासत में हम रियासत की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। रियासत की मर्ज़ी कैसे ज़ाहिर होती है? रियासत की मर्ज़ी ज़ाहिर होती है, रियासत जो लॉज़ बनाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, ये रियासत की विल होती है। तो हमने अपनी मर्ज़ी जो है वो रियासत के सुपुर्द कर दी। जब वो एग्रीमेंट हुआ, तो उस एग्रीमेंट के नतीजे में इंसान जो था उस अपने अपने राइट से जो है दस्तबरदार हो गया। तो उन और वो उसने राइट्स किसको दे दिए हैं? उसने स्टेट के हवाले कर दिए हैं। तो उसमें 2 ऑप्शन हैं। एक तो जो थॉमस हॉब्स है वो कहता है कि तमाम राइट्स जो थे वो हुक्मरान के सुपुर्द कर दिए गए, स्टेट के सुपुर्द कर दिए गए। लेकिन जॉन लॉक और रूसो जो हैं वो कहते हैं कि कुछ राइट्स दिए, कुछ राइट्स उन्होंने अपने पास रखे हैं। ये एक अलग डिबेट है, यहाँ पे हम इसको जो है डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर और ऑर्गेनाइज सोसाइटी। तो दोबारा इसको देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ह्यूमन बीइंग्स एग्री टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के ऊपर एग्री हो गए, तो दे आर इन ए स्टेट ऑफ नेचर, यानी उस वक्त वो स्टेट ऑफ नेचर में थे जब उन्होंने ये फैसला किया कि हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना है और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में हम अपने ऊपर एक गवर्नमेंट कायम करेंगे, अपना एक हुक्मरान चुनेंगे और उस हुक्मरान को जो है ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो कानून साजी कर सकता है, वो लॉ मेकिंग कर सकता है और वो जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट भी करेगा और वो हमारे जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्ट भी करेगा। राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू लिव है, जो जितने भी उसके राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है वो उसके ज़िम्मे होगी। आर स्टेट इन विच दे हैव नो प्रोटेक्शंस फ्राम द ऑब्लिगेशंस ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह जो है स्टेट ऑफ नेचर जिसमें उनके ऊपर जो है कोई उनको प्रोटेक्शन हासिल नहीं थी, कोई उनको ऊपर जो है कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, कोई उनके राइट्स नहीं थे, हर शख्स अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर करता था। तो जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में जो है वो स्टेट ऑफ नेचर से निकल कर वो एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में दाखिल हो गया। और ऑर्गेनाइज सोसाइटी से मुराद है कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें बाकायदा तौर पे इंसानी माशरे को चलाने के लिए और उनके जो बाहमी तल्लुक़ है, इंडिविजुअल्स का आपस में जो तल्लुक़ है, उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ का तयन जो है किया गया कि किस चीज़ के ऊपर किसका हक है, कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं क्या नहीं कर सकता। तो इस बात का जो है फिर जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी कायम हुई, स्टेट कायम हुई, तो ये अथॉरिटी जो है वो उसके सपुर्द जो थी वो कर दी गई। और नेक्स्ट जो स्लाइड है जी, वाइल ऑल फिलासफर्स हैड डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस फॉर व्हाई ह्यूमन बीइंग्स एग्री टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इस चीज़ के बारे में कि जब इंसान जो है स्टेट ऑफ नेचर में रह रहा था और हर शख्स अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा था, जैसे मैंने कहा कि रियासत के अंदर, आज हम रियासत के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते। अगर आप इसको डीपली देखें तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। बज़ाहिर हम ये नज़र आता है कि हम अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी का हम लिबास पहनते हैं, अपनी मर्ज़ी की हम खुराक खाते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी कर रहे होते हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो हम लिबास पहनते हैं ये भी स्टेट डिसाइड करती है। मसलन हम में से कोई शख्स जो आम शख्स है वो पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता। अगर मेरा दिल करता है या आपका दिल करता है कि मैं पुलिस लिबास पहनती है या आर्मी के लोग जो लिबास पहनते हैं वो लिबास पहनूँ, तो आपको वो लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है। तो आपने क्या पहनना है, इस बात का फैसला डिसाइड जो है वो स्टेट करती है। इवन कि आपने खाना पीना क्या है, इस बात का भी फैसला स्टेट करती है। स्टेट
किसी भी चीज़ के मतलब जो है आपको खाने पीने से रोक सकती है। तो स्टेट कहती है कि ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्टेट जो है वो बेसिकली हमारे तमाम मामलात को जो है कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन स्टेट जो है बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि हम अपनी मर्ज़ी कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम कहाँ रहते थे? स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। वहाँ पे इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारता था, लेकिन जब वो एक ऑर्गेनाइज़ सोसाइटी का हिस्सा बन गया, तो वहाँ पे हम स्टेट की मर्ज़ी के पाबंद हैं, हम रियासत की मर्ज़ी के पाबंद हैं। रियासत हमसे जो चाहे काम ले सकती है, जिस चीज़ का चाहे हमें हुक्म दे सकती है। अब रियासत जो है वो हमारे तमाम जो मामलात हैं उनके ऊपर उसको कंट्रोल हासिल है, और हम रियासत के हुक्म के पाबंद हो गए हैं। पहले रियासत नहीं थी, जब रियासत कायम हुई तो फिर हमने अपने अपने जो मामलात थे वो रियासत के सुपुर्द कर दिए हैं। और रियासत जो है अब वो हमारे जो है वो मामलात को जो है निगरानी करती है, कंट्रोल करती है, हमारे जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह जो है एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर जो है ये तब्दीली वाक़या हुई। तो कहता है कि वाइल फ़िलासफ़र्स हैड डिफरेंट मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ ओपिनियन, वो कहता है कि मसलन थॉमस हॉब्स कहता है कि उस ये वजह हो सकती है, जॉन लॉक ने उसकी एक और वजह बताई है, और रूसो जो है उसने उसकी दूसरी वजह बताई है। तो सोशल कॉन्टैक्ट क्यों हुआ, इसके बारे में मुख्तलिफ़ जो फ़िलासफ़र्स हैं उनकी राय मुख्तलिफ है, लेकिन एक बात के ऊपर मुतफिक हैं कि सोशल कॉन्टैक्ट हुआ, और उससे पहले स्टेट ऑफ नेचर थी। अब स्टेट ऑफ नेचर में इंसान की क्या हालत थी? कुछ लोग कहते हैं कि वो दौर बड़ा आइडियल दौर था, बड़ा खुशहाली का दौर था, और उसको वो जन्नत नज़ीर कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बहुत बुरा दौर था, और उसमें इस्तेसाल होता था, और उसमें जो है वो जो है खौफ की फ़ज़ा थी, हर शख्स दूसरे शख्स से खौफ खाता था, और उसी खौफ से निकलने के लिए जो है उस फ़ियर से निकलने के लिए जो है स्टेट जैसा अदारा कायम किया गया। तो स्टेट बेसिकली हमें दूसरे इंसानों के खौफ से आज़ाद कर देती है, यानी स्टेट जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। जब स्टेट ऑफ नेचर थी, यानी फितरी हालत में इंसान रहता था, तो हर शख्स दूसरे शख्स से खौफ खाता था कि कहीं वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म ना कर दे, तो या उसके मामलात में अंदर मुदाखलत ना करे। लेकिन अब क्या है कि रियासत के क़याम का बेसिकली मकसद ये है कि रियासत जो है उसने हमें दूसरे इंसानों के खौफ से प्रोटेक्शन दे दी है, कि अब अगर कोई शख्स जो है वो हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो रियासत जो है ताकत के ज़ोर पे उसको ऐसा करने से रोक देती है। तो हम रियासत से मदद तलब करते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत कर रखा है, तो हमें प्रोटेक्शन दी जाए। तो रियासत फिर आपको प्रोटेक्ट करती है। रियासत ने उसके लिए बाकायदा अदारे तख्लीक कर रखे हैं, पुलिस का अदारा है, जुडिशरी का अदारा है, और बेशुमार अदारे जो हैं वो रियासत ने जो है तख्लीक किए हैं। तो ये वो मकसद था जिसके लिए स्टेट ने जो इंडिविजुअल्स हैं, अफराद जो थे, उनने सोशल कॉन्टैक्ट किया, और रियासत जैसा वेल ऑर्गेनाइज अदारा जो है कायम किया। और नेक्स्ट देखते हैं जी इसमें क्या है। नेक्स्ट है जी, दे ऑल एग्रीड दैट ह्यूमन दे ऑल एग्रीड दैट ह्यूमन एग्री टू give up some, not all, of their rights to enjoy the protection. तो जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ? दे ऑल एग्रीड दैट ह्यूमन एग्री टू गिव ऑल ऑल सम, नॉट ऑल ऑफ द राइट्स। तो जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो कहता है कि उन्होंने अपने राइट्स जो थे वो हुक्मरानों के सुपुर्द कर दिए, लेकिन सब नहीं किए, कुछ राइट्स उन्होंने अपने पास रखे हैं। अब थॉमस हॉब्स जो है वो कहता है कि सारे राइट्स उन्होंने हुक्मरान के सुपुर्द कर दिए। तो थॉमस हॉब्स बेसिकली क्या है, वो मोनार्की को पसंद करता है, वो डिक्टेटरशिप को पसंद करता है। वो एक ऐसा मोनार्क चाहता है जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हों। लेकिन जॉन लॉक जो है और जो रूसो हैं वो ऐसा नहीं चाहते। तो जॉन लॉक ये कहता है कि कुछ राइट्स सुपुर्द किए, कुछ राइट्स उन्होंने अपने पास रखे हैं। तो जॉन लॉक बेसिकली जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोशल कंटेंट पेश करता है, और जॉन लॉक ये कहता है कि जो इंडिविजुअल्स थे जब उन्होंने अपने राइट्स से दस्तबरदार होने का फैसला किया तो उन्होंने कुछ राइट्स अपने पास रखे, और उनमें से एक राइट ये भी था कि वो हुक्मरानों की जवाब तलबी कर सकते हैं, वो हुक्मरानों को बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वो हुक्मरान जो है या हुकूमत जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं कर रही तो क्या है, वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको तब्दील कर सकते हैं। ये राइट उन्होंने अपने पास रखा। लेकिन थॉमस हॉब्स ये कहता है कि जब उन्होंने राइट्स हुक्मरान के सुपुर्द किए तो उन्होंने
तमाम राइट्स वापस जो है वो उसके सुपुर्द कर दिए। लिहाजा वो अगर बादशाह है तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो बादशाह जो है वो एक दफ़ा बन गया तो वो ताहयात बादशाह बनेगा और उसको रिप्लेस करने की अथॉरिटी जो है अब इंडिविजुअल्स के पास नहीं होगी। तो ये इस हवाले से उनमें फ़र्क पाया जाता है। लेकिन इस हवाले से वो मुत्तफ़िक़ हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी? मुख्तलिफ राइटर्स जो हैं, फ़िलासफ़र जो हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस सिलसिले में मुख्तलिफ है। नेक्स्ट है जी कंफर्ट्स एंड डेवलप्स ऑफ द सोसाइटी ऑफर। ये सारी बात होगी तफसील के साथ, और यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। ये मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें हमने इसको एज ए शॉर्ट नोट जो है लिया है। उम्मीद है आपको ये हमारी मुख्तसर सी कहावत जो है पसंद आएगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स के अंदर जाकर जो है आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है, और आपका फ़ीडबैक जो है वो हमें बताता है कि हमारी ये कहावत जो है वो किस हद तक जो है वो आपके लिए यूज़फुल साबित हुई है। तो इसलिए लाज़मी तौर पे जो है अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।